हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप रीट, अस्टेट, सीटेट या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। आज हम नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग का है, वो पढ़ने वाले हैं। इसमें इन्होंने नैतिकता पर ज़्यादा जोर दिया है। नैतिकता क्या होती है? समाज की जो नैतिक संहिता है उसके अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। बालक का जो नैतिक विकास है वो समाज में रहकर, विद्यालय में जाता है बच्चा, उससे, उसके समाज से, उसके परिवेश से होता है। जो नैतिकता के सभी गुण हैं उसमें उसे सही या गलत की जो पहचान है वो बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है। इसलिए कहते हैं कि समाज अच्छा होना चाहिए, इसीलिए बच्चे का सामाजिक और नैतिक विकास अच्छा होगा। जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह जो अच्छा और बुरा आचरण, सभी आचरण चाहे अच्छे हों या बुरे हों, समाज से सीखता है। इनको सीख ना कर लेना, ये सीखता है। आगे इन्होंने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कहानी बताई थी। उस कहानी के माध्यम से बच्चों को नैतिक दुविधा में डालकर प्रश्न पूछा गया कि ये इसमें क्या सही है, क्या गलत है। उसके आधार पर बच्चा जवाब देगा और उसके आधार पर बच्चे की नैतिक विकास, जो नैतिक कैसा उनका नैतिक व्यवहार है, उसकी तुलना की जाती थी। तो वो एक बार मैं कहानी आपको सुना देती हूँ, बाद में हम देखेंगे कि ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना क्या होती हैं। एक यूरोप की एक महिला थी, वो मरने के कगार पर थी, मौत के कगार पर थी। और जो यूरोप में एक ही मेडिकल स्टोर था जहाँ की उसकी जो ठीक होने की दवाई थी वो मिल सकती थी और उसकी जान बच सकती थी। पर जो दवाई थी उसका असलियत में खर्चा तो कम था, लेकिन वो दुकान वाले, एक ही दुकान वाले जो मेडिकल स्टोर पर थी, तो इसलिए उसका 10 गुना वो मांग रहा था कि 10 गुना कीमत दोगे तो मैं ये दवाई दूंगा। और जो उसकी पत्नी का जो पति था उसका नाम था हिंज या हाइंज, HEING, हाइंज। ये उसकी पत्नी के जो मरने के कगार पर थी उसका पति का नाम है। उस हाइंस ने सोचा मैं कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूँ। उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लिए, लेकिन जो उसने पैसे उधार लिए वो उस जो दवाई थी उसकी कीमत से आधे रुपए थे। अगर वो 2000 की दे रहा था वो दवाई, तो उसके पास 1000 ही रुपए थे। हिंज ने सोचा कि मैं दुकान वाले से कह देता हूँ कि मेरे ये प्रॉब्लम है कि मेरी पत्नी मरने के कगार पर है, तो आप मुझे कम पैसे में दे दो, कि सस्ती दवाई दे दो। लेकिन दुकान वाले ने कहा कि तेरे जैसे अपने दुख दर्द सुनाने के लिए मेरे पास बहुत आते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर कोई खुशी नहीं आता, किसी के कुछ दुख दर्द है या कोई तकलीफ है इसीलिए आता है। तो मैं हर रोज़ कितनी कहानियाँ सुनता हूँ, कितने को उधार देता हूँ, तो मैं तो उजड़ जाऊँगा, मैं इसे नहीं कर सकता। मैं तो जितने की है उतने की दूंगा, अगर आप रुपए देते हो तो मैं आपको दे दूंगा, वरना आप चले जाओ। दुकान वाले ने उसको मना कर दिया कि मैं तो ये नहीं दूंगा। फिर हिंज ने सोचा अब मैं क्या करूं, ना तो ये उधार दे रहा, ना ये आधी कीमत में 1000 रुपये दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि बाकी मेरे पास जब होंगे तब दे दूंगा, ना तब मान रहा। तो हिंज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं आज शाम को ही इसकी दुकान से जो मेरी पत्नी ठीक हो सकती है वो मैं दवाई चोरी कर लेता हूँ। तो उन्होंने वो दवाई चोरी कर ली और उस जिससे उसकी पत्नी ठीक हो सकती थी। ये है कहानी। अब ये कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई और बच्चों से पूछा कि उन्होंने ठीक किया कि उसने जो दवाई चुरा ली, क्योंकि दवाई चुराने से कुछ नहीं होगा, उसकी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। अगर दवाई चुराने से वो मेडिकल स्टोर वाला केस करता है तो कोई बात नहीं, पुलिस ले जाएगी, एक दिन पिटाई भी कर देगी, पर एक दिन पिटाई से क्या होगा, उसकी पत्नी तो बच जाएगी। लेकिन छोटे बच्चों ने जवाब दिया कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से उसकी पुलिस ले जाएगी, उसकी पिटाई होगी, लेकिन पत्नी को मरने देना चाहिए। ये थी नैतिक ये कहानी। अब क्या है नैतिक दुविधा? क्या है नैतिक दुविधा? यही है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस उसे ले जाएगी, पकड़ेगी, उसे पीटेगी, और अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। अब ये द्वंद्व में है, दुविधा में है, डिलेमा में है कि एक तरफ है चोरी और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी की मृत्यु। अगर वो मरने देता है, चोरी नहीं करता, तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर वो चोरी करता है तो उसकी पत्नी बच जाएगी।
ये नैतिक दुविधा में डालना था। अगर बच्चे का जिस तरह प्रवेश रहा है, जिस तरह उसको नैतिक विकास हुआ है, उसके आधार पर, ये नैतिक दुविधा के आधार पर वो बच्चा निर्णय लेता है, उसके आधार पर वो जवाब देता था उस कहानी के माध्यम से। आगे है ये नैतिक तर्कना क्या होती हैं। मोरल रीजनिंग, इसमें जो सही और गलत में से एक को चुनना था, या तो वो अपनी पत्नी को मरने देता या वो चोरी कर लेता। अब हिंज ने क्या किया, वो चोरी जो दवाई थी वो चोरी कर ली, कोई बात नहीं, पुलिस ले जाएगी, पीटेगी, पर क्या है, उसकी पत्नी तो बच गई। ये नैतिक तर्कना, दोनों में से एक को चुन लेना। और इसमें डालिमा में है, इसमें दुविधा में है, अब तक उसने निर्णय नहीं लिया है। आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इनके जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने प्रत्येक जो अवस्था है, कितने 70 हैं, तीन 70 दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत किए। और उनकी आगे दो सब स्टेज हैं इंडियन 70 के, तो टोटल 6 अवस्थाएं होगी। आप कन्फ्यूजन में मत होना, 3 70 हैं और 6 जो उस अवस्थाएं हैं या उप 70 हैं। अब पहला सत्र कौन सा है, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, ये पहली स्टेज है। इसको प्री कॉन्वेंशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, जो कि 4 से 10 साल की उम्र की है। अब उन्होंने छोटे बच्चों पर क्यों नहीं लिया, 4 से छोटे वर्ष के बालक, उनमें नैतिक विकास, उसमें नैतिक विकास नहीं होता। उस बच्चा जन्म लेता है तब ना तो नैतिक होता ना अनैतिक होता। जिस प्रकार का उसको परिवेश मिलेगा, उसको सिखाया जाएगा, वैसा ही उसका नैतिक विकास होगा। तो 4 वर्ष से उसके नैतिक विकास वो अपने समाज से सीख जाता है। इसमें जो बच्चा है वो सही या गलत का इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन वो दूसरों का अनुसरण करके, दूसरों को देख करके नैतिक तर्कना या नैतिक विकास होता है इनका। आगे इनके जो सब स्टेज हैं, दंड एवं आज्ञा उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें जो आज्ञा इसलिए मानता है कि उसको दंड ना मिल जाए। अगर बच्चा हर कोई काम है वो दंड से बचने के लिए करता है, वो स्कूल का काम नहीं करता, लेकिन अगर उसको दंड न दिया जाए, घर में मम्मी डांटेगी इसीलिए वो सोचता है कि मम्मी डांटेगी या पीटेगी तो मैं स्कूल का काम कर लेता हूँ। या जो उसमें हिंज ने चोरी की, उसे सजा मिलेगी। अगर वो जो बच्चों को वो कहानी सुनाई गई तो बच्चों ने कहा कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे दंड मिलेगा, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो सिर्फ दंड देखते हैं कि उसको दंड ना मिले, बस ऐसा काम हो। आगे है साधनात्मक सापेक्षता एवं उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलीविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा अदला बदली करता है। देखते हैं, एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है। एक के पास कुरकुरा है का पैकेट है और एक के पास चिप्स का पैकेट है। तो वो श्याम अगर इसको कुरकुरे का पैकेट देगा तो ही ये इसको चिप्स का पैकेट देगा। अदला बदली का, एक इसके पास पेन है, इसके पास पेंसिल है, तो ये अदला बदली करेंगे, ये श्याम इसको देगा तो ही राम इसको देगा, वरना नहीं देगा। ये अदला बदली का सिद्धांत है जो कि 4 से 10 साल के बच्चों में होता है, अदला बदली का सिद्धांत। और पहले वो दंड से सिर्फ बचना चाहता है। आगे देखते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज, ये है सेकंड स्टेज से दूसरा 70, रूढ़िगत नैतिकता का 70, जो कि 10 से 13 वर्ष की बच्चों में होता है। इसमें बच्चा अपने आप को अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनना चाहते हैं, अपने आप को प्रशंसा करना चाहते हैं, नाइस गुड गर्ल नाइस बॉय। ये स्टेज हैं जो उसमें अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, अपने आप की हर चीज़ में वो सोचते हैं कि मैं कोई भी काम करूं तो मेरी प्रशंसा हो, मेरी सभी समाज में ये कहे कि ये लड़का ये बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है। अपने आप को बस सिर्फ अपने आप में को अच्छा दिखाने के लिए या समाज उनकी प्रशंसा करे, इसीलिए वो हर चीज़ में काम या स्वार्थ देखता है। आगे देखते हैं कानून और व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें होता है कि जो बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं तोड़ना। इसमें अगर एक आगे ट्रैफिक है,
एक एग्जांपल से देखते हैं। ट्रैफिक है और जो बच्चा है वो बाइक लेके जा रहा है, तो उसका अगर ट्रैफिक में फिर भी वो आगे जा रहा है तो उसको एक्सीडेंट हो गया, तो वो सोचेगा कि मैंने बाइक तेज चलाया, ट्रैफिक था आगे, तो इसीलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मैंने जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तोड़ दिया, कि ट्रैफिक को देखते हुए मेरे को बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए थी और मैंने फिर भी बाइक तेज चलाई, तो मेरा इसलिए एक्सीडेंट हो गया, मैंने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ दिया है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर सर्वोपरि है, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ना, उसको बनाए रखना है समाज के अनुसार। आगे देखते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये है थर्ड स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पहले थी प्री, फिर थी कन्वेंशनल, अब है पोस्ट कन्वेंशनल। उत्तर पारंपरिक या परंपरागत अवस्था, ये 13 साल के बाद की अवस्था है। इसमें जो बालक है उसका नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है और बालक उस नैतिक विकास के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। इसकी है पहली अवस्था सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। पहले था नियम एंड कानून इम्पोर्टेंट है, नियम एंड कानून है, उस जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको नहीं तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसमें कहते हैं जो लॉ एंड कानून है, जो नियम है उसको तोड़ देना चाहिए अगर किसी का नुकसान हो रहा है। अगर ट्रैफिक था उसमें बाइक तेज चला रहा था, आगे मान लेते हैं किसी की एक्सीडेंट हो गया था और वो घायल व्यक्ति था, उसकी जान बचाने के लिए उसने बाइक तेज चला रहा है, तो वो ठीक कर रहा है, उसको कानून को तोड़ रहा है बाइक तेज चलाकर, लेकिन वो ठीक है, उस नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर किसी का नुकसान, अगर आगे नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए ये नियम और कानून भी तोड़ देने चाहिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक परख सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें जो व्यक्ति है या बच्चा है उसका नैतिक विकास का उच्च स्तर आ जाता है। बच्चा नैतिक कल्याण के लिए या फिर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वो खुद का स्वार्थ नहीं देखता, ना समाज के सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखता, ना लॉ एंड ऑर्डर देखता। इसमें सभी 70 से ऊपर उठकर नैतिक विकास की बात करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, ये सार्वभौमिक नैतिक परख सिद्धांत के थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अब एक बार इनका थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन देख लेते हैं। इनके 3 स्टेज हैं, 3 सत्र हैं और 6 अवस्थाएं हैं। पहली है सोशल प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, फिर है कॉन्वेंशनल स्टेज और जो थर्ड है वो है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। इनकी आगे दो सब स्टेज हैं। पहली है दंड एवं आज्ञा उन्मुखता, इसमें सिर्फ बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए काम करेगा, बस उसको पनिशमेंट ना मिले ऐसा काम हो। आगे है साधनात्मक सापेक्षता का सिद्धांत, इसमें होता है अदला बदली का सिद्धांत। अगर आपके कोई भी बच्चा है वो 4 से 10 साल का बच्चा है तो वो स्कूल में जाएगा, तो उसकी स्कूल की जो टिफ़िन है उसमें देखना टिफ़िन बच्चा एक दूसरे से शेयर करता है, लेकिन शेयर उसी बच्चे से करेगा जो उसको अपना टिफ़िन शेयर करवाएगा। अगर अपना टिफ़िन शेयर नहीं करता तो वो बच्चा दूसरे के साथ टिफ़िन भी शेयर नहीं करेगा। आगे है इसकी कॉन्वेंशनल स्टेज, जो कि सेकंड स्टेज है। इसमें बच्चा सिर्फ अच्छा बनना चाहता है, अपने आप को अच्छा खुआना चाहता है, प्रशंसा करनी कि मेरी खुद कि लोग समाज में स्कूल में प्रशंसा करें। आगे है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें बस लॉ एंड ऑर्डर सर्वोपरि है, चाहे किसी की जान भी चली जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना है। नेक्स्ट है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, ये है नैतिक विकास का उच्च स्तर या इसमें नैतिक विकास पूर्ण हो जाते हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कहते हैं कि नियम को तोड़ देना चाहिए अगर किसी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए या फिर कोई सही काम के लिए कानून भी तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक परख सिद्धांत, इसमें नैतिक विकास का उच्च स्तर है, इसमें कल्याण की भावना, दूसरों की
सुख के लिए या दूसरों के फायदे के लिए जो होता है वो नैतिक विकास सिद्धांत। इसमें खुद का स्वार्थ ना देख करके दूसरे के लिए जो काम करते हैं वो है नैतिक विकास का ये उच्च स्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।